जय हिंद दोस्तों। तो हमने पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर ख़त्म किया, अच्छे से किया, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ किया। आज हम हमेशा की तरह अपनी सीरीज़ को जारी रखते हुए हम क्या ले आए, उसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो वेरियस बुक से आपका इंक्लूड किया गया है। बिल्कुल, तो आपको इस पूरे लेक्चर में बने रहना है और जितना भी आपने अपनी जर्नी में, ये ग्रेविटेशन की जर्नी में जो काफ़ी बड़ी थी, आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उनका आज इस्तेमाल यहाँ होते हुए देखोगे। थोड़ी सी लंबी क्लास रहेगी तो पेशेंस बना के रखना और कॉपी पेन ले के रखना, पहले खुद सॉल्व करना। ये हम बार बार नहीं कहेंगे, पहले खुद सॉल्व करना फिर आप सॉल्यूशन देखना अगर कोई न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन आए, ठीक है। बिल्कुल, और अगर कोई आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो पहले स्टॉप करके पॉज करके सोचना कि हमने क्या बताया, इसका मतलब क्या हो सकता है, फिर आप हमारा भी एक्सप्लेनेशन देखोगे। तो सभी का स्वागत है एग्जाम लेजेंड्स चैनल में। अब तो आप सब काफ़ी पुराने भी हो चुके होंगे, बहुत लोग जो शुरुआत से जुड़े हैं, है ना। तो आपको अच्छे से आज पढ़ना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशन में पहला क्वेश्चन जो आपका हम लेंगे उसका सिंपल सा पूछा है आपसे। देखो पहला क्वेश्चन ना, पहला क्वेश्चन है आपका है वाई इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। ये आपसे पहला पूछा है, ठीक है। अब देखो इसका जो आंसर है वो पहले तो आप लोग खुद बताओगे क्या हो सकता है, ठीक है। सोचना है। इसमें लिखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमेशा निगेटिव क्यों होती है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो समझो, एक तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी का, कि मान लो कोई भी बाइंडिंग एनर्जी है जो दो चीज़ों को बाइंड करके रखे, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाइंडिंग एनर्जी रखती है, तो कोई भी तरह की बाइंडिंग एनर्जी हो, पोटेंशियल भी ऐसे बाइंडिंग एनर्जी है, वो आपकी कैसी होंगी, हमेशा निगेटिव होंगी। ये हमने एक पढ़ा था। दूसरा एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपकी, वो कैसी है, लिखोगे यहाँ पर आंसर में है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। कैसी फोर्स है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। दैट्स वाई GPE यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव। एक तो ये आंसर है ना, ये आपको बुक्स में मिलेगा, लेकिन एक लॉजिक ये समझना, कोई भी बाइंडिंग एनर्जी है, किसी को बांध के रखे, वो भी हमेशा आपकी निगेटिव होगी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। हमने क्वेश्चन का जो है चीज़ सामने रख ली है, वहीं से आपको बताएंगे। भाई देखो क्वेश्चन कोई नहीं याद रखेगा, सही बात है कि नहीं, या तो यहाँ स्लाइड हो तो हम आपको अच्छे से करा सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ के आंसर हम आपको साथ में कराएंगे। तो अब जो क्वेश्चन पूछा है बहुत सिंपल सा है, कहा है एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ से कितनी ऊंचाई पे जो वैल्यू है ग्रेविटी की वो 1/4 हो जाएगी, उसकी जो आपकी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/4 हो जाएगी। तो इसको हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, वेयर डज G बिकम्स 1/4 ऑफ इट सेल्फ अबव अर्थ सरफेस। देखो छोटा क्वेश्चन बना के हम लोग लिख सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई वेयर डज, कहाँ पर ऐसा होगा, आप सबको फॉर्मूला पता होगा, जिसे फॉर्मूला पता है, जिसने हमारे थ्योरी लेक्चर्स देखे हैं उसके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। तो इफेक्टिव जी है जो GH हाइट पे होगा, उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है, G ब्रैकेट में R/R+H का होल स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं, ठीक। अब बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा वो फॉर्मूला G ब्रैकेट में 1 - 2H/R, वो फॉर्मूला तब लगेगा जब हमने बताया था डिस्टेंस जो है, जो H की वैल्यू है वो बहुत मिनिमम हो, नेग्लिजिबल हो। तो यहाँ पर ऐसा तो ही नहीं, अगर G 1/4 हो रहा है इसका मतलब R की वैल्यू कुछ ना कुछ अच्छी खासी रही होगी। तो उसको क्या सिंपल सा सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। GH जो है, जो आपका GH है वो 1/4 है G का, बिल्कुल। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, G/4 लिख सकते हो, 1/4 है तो G/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ लिखोगे G/4 इक्वल टू G, ठीक, बिल्कुल। और यहाँ आप क्या लिखोगे, R, समझना अच्छे से, अपॉन R+4। ये चीज़ आ रही कि नहीं समझ में, R+ क्या आपका H, वो लिख दिया, ठीक हुआ इतना, ठीक है। अब देखो यहाँ से G कटेगा, कहोगे हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ कितना आएगा आपका 1/4 आया, बिल्कुल।
और यहाँ आपका कितना आया आर, अच्छे से देखना आर प्लस आर, अच्छे से देखना, ये चीज़ अच्छे से समझना है। यहाँ स्क्वायर होगा बिल्कुल। अब ये अब आप अगर इसका अंडर रूट लोगे तो ये 1/2 हो जाएगा बिल्कुल, और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। अगर अंडर रूट लोगे ना, यहाँ लिखोगे अंडर रूट अगर लोगे आप तो क्या होगा, अंडर रूट लेने के बाद ये हो जाएगा आपका 1/2, इसको आगे बढ़ा रहे 1/2, और आपका जो है देखो अच्छे से समझना, ये 1/2 हुआ तो ये कितना हो गया, यहाँ पर ये हट जाएगा आर, और आपका कितना हो गया आर प्लस एच। हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी बिल्कुल। हाँ, अब क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकाल लो। यहाँ आपका ये कितना हो जाएगा 2r इक्वल टू आर प्लस एच। आर की वैल्यू कितनी आ गई 2r से यहाँ एक आर आएगा माइनस में लगेगा तो एक आर बचा, आर इक्वल टू एच आ गया। मतलब जो एच की वैल्यू है, जो हमारी हाइट आई है वो कितनी आ गई है आर। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है, तो आंसर क्या हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। कहीं वैल्यू पूछ देते हो तो इसकी आप वैल्यू लिख सकते हो, रेडियस होगा, इसकी वैल्यू रख सकते हो 6400 किलोमीटर होती कि नहीं, ये रेडियस होती है। अब आपसे अगला क्वेश्चन जो कहा है वो क्या है, वो है नेम 2 फैक्टर्स विच डिटरमाइन वेदर अ प्लैनेट हैज़ एटमॉस्फेयर और नॉट। ठीक है, तो प्लैनेट की 2 फैक्टर बताइए। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिससे आपको ये पता चले कि उसमें एटमॉस्फेयर है कि नहीं। 2 चीज़ें, तो सबसे 2 चीज़ें जो मेन हैं, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है ये आप नोट करोगे, तीसरा क्वेश्चन है 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन जो हैं आपको लिखना है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 करके 2 पूछा है, यानी कि 2 नंबर का सवाल बन सकता है। तो इसका आंसर जो होगा क्या है, आपसे फैक्टर्स पूछे हैं कि कोई प्लैनेट में एटमॉस्फेयर, उसके लिए 2 फैक्टर्स बताओ। तो पहला फैक्टर होगा उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। एक पैमाना होता है, एक क्या कहते हैं मापने की, वो होती है कि अगर इतनी रही तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर मुमकिन है। ठीक है, मार्स में नहीं है तो मार्स में जितना है, जिससे अपने अर्थ में जो है वो ठीक है, एवरेज ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आप लिखोगे प्लैनेट का क्या, टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर आप जानते हो वीनस जैसा जो ग्रह है उसमें लाइफ क्यों नहीं है, वो थोड़ा सा जोन में भी सही है, लेकिन समझ रहे हो उसमें लाइफ इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत गर्म प्लैनेट है, सीधी बात यही है। अब मरकरी सबसे पास कौन सा आपका, हाँ ये मरकरी जो है वो तो सबसे पास है, लेकिन उस वक्त एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो वो इतना गर्म नहीं लगता, लेकिन वीनस जो है ट्रैप कर लेता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आपका ठंडा रहता है। तो इसमें 2 पॉइंट होंगे, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन प्लैनेट्स और दूसरा टेम्परेचर इन प्लैनेट्स। ठीक, ये भी लिख लो, टेम्परेचर इन प्लैनेट। यही 2 चीज़ें बताएंगी कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर है कि नहीं। किसके लिए ये चीज़, एटमॉस्फेयर बताने के लिए। कह दो हाँ ठीक है बिल्कुल। अब आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा है वो है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ब्लॉक्स। 2 ब्लॉक्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें क्या इफेक्ट आएगा अगर हम मास को डबल कर दें, मासेस जो है उनको डबल कर दें, और जो रेडियस है उसको आप कितना कर दोगे, डिस्टेंस भी डबल कर दी जाए, मासेस भी डबल कर दिए जाए और डिस्टेंस भी डबल कर दी जाए। तो सीधा कर लेते हैं। अच्छा बताओ, 2 मास हैं आपके, 2 मास हैं m1 एंड m2 बिल्कुल, और उनके बीच में रेडियस है, डिस्टेंस r है, तो उनका जो है आपका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, आंसर नंबर आपका 4 यहाँ। तो सबसे सिंपल 2 मासेस हैं m1 एंड m2 बिल्कुल, डिस्टेंस है r, कहो हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपसे कह दो कोई फोर्स बताओ, तो किसको किसको फॉर्मूला पता है फोर्स का, जिसने हम लोग के साथ पढ़ रखा है उसको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, कहो हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब हमसे कहा है ये फोर्स है नॉर्मल, अब हमसे कहा है मासेस को हमने कर दिया डबल। ठीक है, और आपका जो ये चीज़ है क्या कहते हैं, ये जो है आपकी ये, इसको भी कर दिया, रेडियस को भी कर दिया डबल। तो चलो वैल्यू डाल के देख लेते हैं क्या होता है, देखते हैं। नई फोर्स जो है हमारी, वो नई फोर्स जो है F' उसको निकाल के देखते हैं क्या होता है। G2m1 मल्टीप्लाई 2m2 को, हाँ ठीक, और फिर R जो है वो भी डबल हुआ, यानी कि कितना 2r का स्क्वायर, यानी कि 4r स्क्वायर बिल्कुल, 4r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 और ये इतना हुआ। ठीक है, अब इसको जब आपके सॉल्व करोगे ये 2 से 2 ये 4 सब कट गया बिल्कुल, फिर से वैल्यू क्या आ गई Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि कोई भी चेंज नहीं हुआ, लिखोगे नो चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स, नो चेंज। अब ये नो चेंज कैसे हुआ, अरे भाई हमने मासेस को भी बढ़ा दिया जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और उसको भी घटा दिया बराबरी में, तो ये दोनों आपस में ईच अदर को कैंसिल कर देते, सिंपल सी चीज़ यही रहती है। अब इसके आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है अ बॉडी इज वेटलेस इन द एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ऐसा क्यों होता है बताओ। अब जिन्होंने लेक्चर देखा वो अच्छे से बताएंगे, बताओ भाई क्यों होता है ऐसा। कहने जो भाई
आपका मास है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या होता है, 0, है ना। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर ये 5 है ना, ये बताओ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ जी की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता होगा, जिसने जिसने हमारे देखे हैं वाले लेक्चर, या फिर याद रखो, जो नहीं, जो सीधा यहाँ पर आया है वो बाद में जाके देख लेगा, लेकिन साथ साथ में कुछ चीज़ें नहीं सीखता जाएगा। जैसे अभी तक आपको नहीं पता था कि सेंटर पे जी की वैल्यू 0 होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो आज पता चल गया को, हाँ ठीक है। और हमने पढ़ा है वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी 0 है, वहाँ वेट 0 नहीं होगा, इसका सिंपल सा आंसर यही था, इसमें तो कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें आपसे दूसरी चीज़ क्या कही है ना, आंसर आपका कौन सा, जो 6 वाला क्वेश्चन होगा वो देखिए, ये तो हो गया। अब इसमें कहना है वेयर विल बॉडी वेट मोर एट दिल्ली और एट शिमला। अब देखो कितना आसान पूछा है, कहाँ बॉडी का वेट मोर होगा, वेट मोर दिल्ली में होगा। ये क्वेश्चन है वो अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है आपके, वेट मोर कहाँ होगा, दिल्ली में एंड शिमला ना। स्कूल टीचर्स तो सबसे ज़्यादा आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी हाइट में जाते हैं तो जी की जो वैल्यू है वो घटती है। अब आप सब बताओगे अपने से कौन ऊंचा है, हिमाचल प्रदेश ऊंचा है या फिर आपका दिल्ली। हिमाचल प्रदेश ही में तो शिमला है उसकी राजधानी, तो सिंपल सी बात है, जो शिमला है वो इसके दिल्ली के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा हाइट में, तो आपका जो वेट है वो कहाँ ज़्यादा होगा, दिल्ली में। आंसर क्या है, दिल्ली में। समझ रहे हो क्यों, दिल्ली में क्यों ज़्यादा होगा, लॉजिक है, देखो सिंपल सा लॉजिक, इसमें कुछ भी नहीं। जहाँ जी की वैल्यू कम होगी वहाँ हाइट आपकी क्या कहते हैं, आपका वेट कम हो जाएगा, W=mg। तो वैसे ही अब यहाँ शिमला और दिल्ली में किस में, इसमें शिमला में तो कम होगा ना वेट, क्योंकि यहाँ की जी की वैल्यू कम है, सिंपल सा लॉजिक था। अब इसके आगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, ऑन विच फंडामेंटल लॉ फिजिक्स इज केपलर सेकंड लॉ बेस्ड। बताओ कौन कौन बताएगा अच्छे से। कहना जो केपलर का सेकंड लॉ है वो किस आपके किस चीज़ के ऊपर, किस फंडामेंटल लॉ के ऊपर बेस है, कौन बताएगा। आपको कमेंट में लिखना है जिसको जिसको आंसर पता है, ठीक है। बाकी लोग यहाँ देखें, आंसर नंबर आपका 7, ठीक है। आपसे कहा है कि जो केपलर्स का सेकंड लॉ है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, केपलर्स का, या फिर किसको दर्शाता है, केपलर्स सेकंड लॉ इंडिकेट विच फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक, ये कहा है। तो ये आपका किसको दिखाता है, एंगुलर मोमेंटम को। पूरा सुनो, एंगुलर मोमेंटम भी नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। तो किसको दिखाता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, एल से, बिल्कुल। अब ऐसा क्यों है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को दिखाता है, ऐसा क्यों है। सेकंड लॉ पहले क्या था आपका, कि जो आपका dA/dt है, समझ लो, जो आपका एरियल वेलोसिटी है, आपका जो dA/dt है वो होता है कांस्टेंट, ठीक, बिल्कुल। और उसको हमने इस रिलेशन से जाना था L/2m से। तो इसने पहले दिखाया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है, और वहाँ से पूरी चीज़ की थी, समझ लो, वहाँ से इसने क्या किया था, पूरा ब्यौरा निकाला था आराम से। तो आप यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हो कि जो dA/dt हुआ L/2m जो है वो कैसे हुआ। हम लोग ने थ्योरी लेक्चर्स में बात की है, तो यहाँ से आप बता सकते हो किसमें ये बेस है, फंडामेंटल लॉ आपका एंगुलर मोमेंटम के, उस कंजर्वेशन में होगी ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसी को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, एल को, नॉर्मल मोमेंटम को पी कहते हैं। अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच इज ग्रेटर द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑफ 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब अर्थ का अट्रैक्शन 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम के लिए। ये तो लॉजिक है, इसमें तो पेन उठाने की जरूरत नहीं। या फिर आपसे कह रहे हैं और अट्रैक्शन ऑफ 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम फॉर अर्थ, मतलब अर्थ जो अट्रैक्ट करना चाहता है 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम को वो ज़्यादा होगा, समझ लो। या फिर आपका जो है, जो आपका है 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम जो अर्थ के लिए, सिंपल सा इसमें पूछा है। तो आप सिंपल सा जानते हो जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल की फोर्स है, वो इक्वल एंड अपोजिट लगती है दो बॉडी के ऊपर। तो कोई किसी से ज़्यादा हो सकती है, इक्वल, अपोजिट तो होती है। देखो कैसे, मान लो ये अपनी अर्थ है और ये अपना एल्यूमिनियम है, 1 किलो मान लो, ठीक है, एल्यूमिनियम है। तो ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वही फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, थोड़ा सा तो ये गलत बन गया, सेंटर से हमेशा फोर्स लगेगी, ठीक है, ये ऐसे सेंटर से लगेगी। एल्यूमिनियम का सेंटर कहीं भी हो, अगर एल्यूमिनियम गोल शेप का है तो बीचों बीच में सेंटर होगा, है ना, जो आपका सेंटर ऑफ मास होता है। अगर एल्यूमिनियम टेढ़ा मेढ़ा है तो उसका उस हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि इनकी जो फोर्स है वो कैसी होगी, वैल्यू सेम होगी, Gmm/r²। अब जब इसकी वजह से देखोगे तो आपका माइनस लग जाएगा, लेकिन वैल्यू इक्वल रहेगी। तो यहाँ से होता है कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर, ठीक है। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन जो पूछा है
कह रहे द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज इंक्रीज इन 3 टाइम्स। समझ रहे हो, जो डिस्टेंस है बिटवीन टू बॉडीज उसको हमने 3 टाइम्स इंक्रीज किया, है ना। वॉट इज द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, 2 बॉडीज हैं, दोनों को हम क्या मान ले, दोनों को हम m1 m2 मान ले, कहो हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 अभी किया 9, आंसर 9 लिखना है। तो क्या इसने कहा है कि डिस्टेंस जो है वो हमने ट्रिपल कर दिए। पहले तो फोर्स क्या होगी 2 बॉडीज़ के बीच में, जी m1 m2 अपॉन इक्वल बॉडी तो बोला नहीं है तो हम अलग मासेस लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे कह दिया कि हमने क्या कर दिया 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिस्टेंस किया, कहो हाँ कोई बात नहीं, ओरिजिनल डिस्टेंस। ओके, तो अब इसमें क्या कहा है आपसे, डिस्टेंस 3 टाइम्स किया, वैल्यू रख दो, क्यों तुरंत आंसर आएगा देखना। F=G, ये जो हमारी नई फोर्स आ रही है, जी m1 m2 अपॉन ये जो डिस्टेंस है 3 टाइम्स है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 r स्क्वायर। यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, ये हो जाएगी 1/9 जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बिल्कुल, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो, बिल्कुल नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, नॉर्मल सा सॉल्विंग है। ठीक है, अब ये जो पूरी चीज़ है ये आपकी F के बराबर है, तो हमारी जो नई फोर्स है वो क्या हो गई 1/9 टाइम्स ऑफ आपकी जो एक्चुअल फोर्स थी। यही तो पूछा था कि फोर्स जो है आपकी जो नई फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, तो 1/9 टाइम्स ऑफ एक्चुअल फोर्स हो जाएगी। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे कहा है इफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एट इन्फिनिटी, है ना। जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखो क्वेश्चन अच्छे से समझना, जो हम आपसे बोलेंगे उसको ध्यान से सुनना। कहना जो पोटेंशियल एनर्जी है इन्फिनिटी पे जीरो होती कहो हाँ, है ना, लेकिन द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज निगेटिव ऑफ इट्स, द टोटल एनर्जी होती है ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज निगेटिव ऑफ इट्स काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। जो आपकी जो टोटल एनर्जी होती है वो निगेटिव वैल्यू होती है किसकी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी की, या फिर आपकी किसकी होती है, आपके पूछने काइनेटिक एनर्जी की। ये चीज़ बताना है। सुनो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, आपसे पहले उन्होंने देखो इसका कोई मतलब है थोड़ा सा, आपसे कहना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो निगेटिव होती है, कहो हाँ, इससे ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन जो पूछा ये आपसे बस कह दिया पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है हाँ, और जीरो होती है कहाँ पर, जीरो होती है आपकी इन्फिनिटी पे, कहो हाँ कोई बात नहीं। अब आपसे ये पूछा है कि जो है आपकी कौन सी, आपकी जो वो वाली वेलोसिटी है, टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी, वेलोसिटी नहीं, एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है या फिर निगेटिव ऑफ आपकी काइनेटिक या फिर निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देख लो, जी एम एम अपॉन माइनस, या माइनस यहाँ लगेगा आपका ना 2r। बिल्कुल देख लो, अच्छे समझ में आ रहा कि नहीं। ठीक, अब जो u की वैल्यू है वो होती है g माइनस का m, ये मान लो ये मास अर्थ का होता है ना, m अपॉन r। ठीक, देखो इसको देखो, यहाँ पर आपने सब देखा। अब काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का जी m अपॉन 2r। तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है ये जो आपकी ये होती है इसकी वैल्यू माइनस नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है जो काइनेटिक एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी जो है आपकी वो काइनेटिक एनर्जी का निगेटिव है, क्योंकि ये तो जस्ट डबल है। ये तो अगर यहाँ कहते हैं निगेटिव ऑफ डबल तब आपका ये हो जाता है, लेकिन यहाँ केवल कहा है निगेटिव, तो आपका क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, इनका रिलेशन कुछ यूँ होता है, यू लिखो यहाँ पर आप टोटल एनर्जी लिखो, यहाँ पर क्या लिखो आप काइनेटिक एनर्जी। तो इनका होता है x माइनस का x/2 और यहाँ पर केवल x/2, ये ऐसे याद रखना। ठीक है, अगर मेरी x एनर्जी है तो। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं, कहो हाँ बिल्कुल आई समझ में। अब हम क्या करेंगे इसके आगे देखेंगे, जितना आप इतना नोट करो पूरा। अब देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, जो केपलर्स लॉ है आपका उसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। ठीक है, जो केपलर्स लॉ है अपना उसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। केपलर्स लॉ। ठीक है, तो केपलर्स लॉ कहता है कि आपका सिंपल सी चीज़ कहता है कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, है ना, स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टू मीन डिस्टेंस या फिर इसको कहते हैं मेजर या फिर जिसको कहते हैं आप सेमी मेजर
एक्सिस फ्रॉम सम, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्टेंस और सेमी मेजर एक्सिस का क्या आपका क्यूब और फ्रॉम सन मतलब होता क्या कि जो इनका टाइम लगता है एक सर्कल करने में, ठीक है, उसका जो स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो आपका जो आर, जो उनकी जो डिस्टेंस है सेमी मेजर एक्सिस की, उसका 3 टाइम्स होता है। बस इसको आप ऐसे दिखाओगे, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट होगा, सिंपल सा ये होता है ना, स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लानेट, है ना, ये आपका प्लानेट होगा। प्लानेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्टेंस, है ना, मीन डिस्टेंस सेमी मेजर एक्सिस, या मीन डिस्टेंस का भी आपका क्या होगा, क्यूब होगा, ठीक है, मीन डिस्टेंस का क्यूब होगा, जिसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस फ्रॉम सन से, ठीक है, जो प्लानेट का फ्रॉम सन से। ये चीज़ सिंपल सी आपको याद रखना है। समझ में आई कि नहीं बात? बिल्कुल। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक है, वो आपसे कह रहा है, क्या आपसे कह रहा है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आपसे ये सिंपल सा वो कह रहा है, ठीक है। तो आपको दो बतानी, हम 3 एक एक्स्ट्रा ही बताएंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक हम लिखेंगे किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। सबसे पहला आप लोग पॉइंट लिखोगे, कैसी ये फोर्स होती है, ये आपकी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो नाम है, ये आपकी कैसी होती है, सेंट्रल फोर्स होती है, सेंट्रल फोर्स, मतलब एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर में लगती है, ठीक है। दूसरी बात क्या, ये कैसी आपकी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब इसका जो राउंड शेप में जो इसका वर्क होगा वो कैसा होगा, आपका कंजर्वेटिव होती है ना, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होती है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स हुई बिल्कुल। तो इसका जो राउंड टिप में वर्क होता है वो 0 होता है। और एक चीज़ आप लिखोगे, ये क्या फॉलो करती है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, समझ में आई कि नहीं बात? ये 3 चीज़ें आपको लिखनी है। अगर 2 पूछेंगे, ये 3 लिख दो कि कोई गलत नहीं होगा कुछ भी, ठीक है, एक एक्स्ट्रा ही है बस। एज्यूमिंग अर्थ टू बी यूनिफॉर्म, आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा है, एज्यूमिंग अर्थ टू बी यूनिफॉर्म फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर्म डेंसिटी के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा इन अर्थ, और आपको क्या करना है, अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी एंड जी। अब 2 जी क्या मतलब, एक आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी, और एक आपका नॉर्मल आपका GUGC यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो आप सब जानते हो जो फॉर्मूला है वो बताओगे सब लोग, ठीक है। फॉर्मूला आपका क्या होता है, किसका, जी का फॉर्मूला, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, जी हम और भी टर्म में बता सकते हैं, लेकिन जी और एम के टर्म में पूछा, ठीक है। तो सबने ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ा है कि नहीं, जी इक्वल टू GM/r², पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हम लोग कर चुके हैं थ्योरी लेक्चर्स में। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ सब लोग देख रहे हैं मास लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, मास जो है, जो मास आपका लिखा हुआ है वो क्या होता है, देखो आपका जो डेंसिटी है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वैसे जो आपका मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी नहीं लिख सकते, समझो, हमको निकालना क्या, डेंसिटी तो निकालना है, कहो हाँ। तो भाई मास का फॉर्म आपका ये रो का डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को उधर भेज देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, रो इंटू वी, यानी कि आपके मास के इक्वल, ठीक है। अगर हम इसको वॉल्यूम को डेंसिटी के साथ भेज देंगे तो ये मास के इक्वल होगा, कहाँ, इसको ऐसे लिखना है, वी इंटू रो, ठीक। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो आप, केवल आपका आंसर आएगा, देखना जी इक्वल टू क्या हुआ, जी ये स्मॉल जी वो वाला है ना, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, और ये जो जी है ये आपका UGC है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये वैल्यू डालोगे V इंटू पी, ठीक है, यानी कि V और ये P यानी रो, इसको कहो दोनों कुछ भी कह दो, इसे रो ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर जी इक्वल किया हमने, अब V की जगह क्या डालोगे, उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि हमको इसे यूनिफॉर्म स्फीयर मानना है, तो यूनिफॉर्म स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 जी, और वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r³ है ना, अर्थ का रेडियस r ही होगा, और मल्टीप्लाई में रो अपॉन आपका r, ये r² से 2 r जाएंगे, 1 बचेगा। आपका रो का फॉर्मूला बनाना है, आराम से बना लो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो जो इसके से नीचे है, जो इसके जो मल्टीप्लाई में है वो सब नीचे जाएंगे, इसे जी आपका कहाँ नीचे जाएगा, 4 जो है आपका वो भी नीचे जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि मल्टीप्लाई में रखना है। अब आपका जो पाई है वो भी नीचे जाएगा, कहाँ, ठीक है। मल्टीप्लाई में चीज़ देख लो, जो नीचे उसको भेजते हो जो मल्टीप्लाई में होता है, कहाँ, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, जो जी है, जी जो है वो बराबर में तो हमेशा ऊपर रहेगा, कहाँ, और ये आपका जो 3G है ये भी ऊपर रहेगा। जो चीज़ ऊपर है इसके जो जस्ट सामने, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो उनको हमेशा नीचे भेजो। सो G 4 और आपका पाई और 1 R,
ये ना, ये जी है, ये आपका सिंपल सा डेंसिटी आ गई। अगर कोई पूछेगा तो यही आंसर हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात? समझ में आई ना, बिल्कुल। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे कह दिया है इफ द रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है ना, 6400 किलोमीटर। और आपसे कह दिया व्हाट विल बी द वेट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ बॉडी इफ टेकन हाइट 1600 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। कोई 1 क्विंटल का इंसान है, उसको हमने क्या किया है, उसको हमने 1600 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सर्विस रख दिया है। अब उसके लिए आपको बताना है उसका वेट कितना होगा। ये है सिंपल सा सवाल, समझे बात की नहीं? तो यहीं पर करते हैं सवाल। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो अर्थ की रेडियस है वो हमको 6400 माननी है, ठीक है। तो रेडियस आप लिखोगे कितनी है, 6400 किलोमीटर को, हाँ ठीक है। इसके बाद आपसे क्या कहा है, जो हमारी जो मास है वो कितना दिया हुआ है, वो हमारा कितना मास दिया हुआ है, याद रखना 1 क्विंटल, बट क्विंटल जिसको कहते हैं, इसको आप 100 kg भी कह सकते हो, कहो हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद जो चीज़ें हैं उसको आपको आराम से अच्छे से देखना है, कहो हाँ। अब यहाँ पर इसको 100 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। इसके बाद आपसे कहा है जो जी की वैल्यू है वो कितनी 9.8 लेना है, उन्होंने कहा ही दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहो हाँ। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे सिंपल सा, तो क्या भी वैल्यू आएगी बस वो हमको बताना है। सब लोग जानते हैं जो आपका वर्क, जो आपका मतलब क्या कहते हैं वेट होता है, उसका फॉर्मूला होता है mg, कहो हाँ। बस यही चीज़ यहाँ पर लगानी है। जब आप mg लगाओगे तो आंसर आना चाहिए था मास, मास कितना 100 इंटू 9.8, ये आना चाहिए था, कहो हाँ। लेकिन ये तो तब होता जब ये सरफेस पे होती बॉडी जो है हमारी वो कहाँ पर है, वो हमारी है 1600 किलोमीटर में। तो भाई ज़्यादा डिस्टेंस है, 1600 किलोमीटर तो काफ़ी होता है। बस फॉर्मूला अपना जी वाला लगा दो, जी हाइट वाला, और ये आपका आ जाएगा। जी हाइट वाला लगाना है, ठीक है। जो W है वो हमको कहाँ पर निकालना है, W निकालना है हाइट पे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, mg नहीं होगा, mgh होगा। और gh का फॉर्मूला क्या होता है, g r ये स्क्वायर, बिल्कुल। अब यहाँ पर 100 इंटू 9.8 ये लिखा हुआ है, कहो हाँ। यहाँ वैल्यू तो केवल रखना है, मास जो है वो 100 है, कहो हाँ। जी की वैल्यू कितनी है 9.8 है, लेकिन हमको वो वाली GH की वैल्यू निकालनी है, तो R कितना है 6400 लिख दो। तो ये आपका कितना आ जाएगा, R ये चीज़ H है, ठीक। ये आपका कितना है 1600, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6400, और ये आपका कितना 1600 होगा, वैल्यू रखना है केवल, और ये स्क्वायर कर दिया। बिल्कुल समझ में आई बात की नहीं, ठीक। अब इसको तो नॉर्मली से सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करोगे और आंसर आपका आ जाएगा। ये 100 है, 9.8 कहो हाँ। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये आपका 6400, ये आपका कितना 8000 आ जाएगा। 0 से 0 कटेंगे पूरे, ठीक है, ये तो पता ही है। ऊपर 64 होगा, नीचे 80 होगा, यानी कि सीधा इसको हम कितना लिख सकते हैं 4/5, 16 4 जा कितना होता है 64, और ये आपका 80, और स्क्वायर में कर देंगे इसको, कहो हाँ ठीक है। अब जब इसका स्क्वायर होगा तो वैल्यू क्या आएगी 100, मल्टीप्लाई में इसको रखोगे आप 16/25 इंटू आपका 9.8 यहीं रहेगा। इसका स्क्वायर किया, ये कटेगा, यहाँ 4 आएगा, आपका आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई में कितना 9.8। सॉल्व करोगे इसको तो वैल्यू आएगी 62, आपका कितना 62 ये पॉइंट, ये इतना आंसर आपका आएगा, ठीक। किसमें यह है तो आपका ये न्यूटन में आएगा, क्योंकि वेट हमेशा न्यूटन में निकलता है, ये आपका जो है मास नहीं है। समझ में आई कि नहीं इतनी बात? अभी आप नोट करो, आगे हमें क्वेश्चन देखते हैं मज़ेदार। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें सिंपल चीज़ कही है, जो डिस्टेंस है ऑफ अ प्लैनेट जुपिटर फ्रॉम सन, वो 5.2 टाइम्स है किसका, अर्थ का, सन से, ठीक है। तो आपसे बस ये कहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर रिवोल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है। अच्छा, अर्थ का रिवोल्यूशन कितना होता है सभी पता है क्या ना, 1 ईयर होता है, ठीक है। तो आपसे बस ये पूछा है कि जो जुपिटर का है टाइम पीरियड कितना होगा, जुपिटर का टाइम पीरियड यानी कि TJ, ठीक है। आपसे ये बता दिया जो इसका मास है, वो कितना है 5.2 टाइम्स है, समझ लो, मतलब 5 मास नहीं, जो इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है जुपिटर का, जिसको हम किससे लिख लें RJ से लिख लें, ठीक है। तो RJ जो है वो 5.2 टाइम्स है किसका, RE का। RE कौन है, अपना अर्थ के डिस्टेंस, बिल्कुल। तो इसमें हमको लगाना है कौन सा लॉ, सेकेंड लॉ। इसमें हमको कौन सा लगाना है, थर्ड लॉ। सेकंड लॉ तो अपना वो वाला dA/dt, थर्ड लॉ आप लगा दो इसमें। थर्ड लॉ आपका क्या होता था, टी का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होता था, सभी याद है कि नहीं, क्या होता था आपका, उसका आपका जो डिस्टेंस होती है मीन डिस्टेंस, सेमी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस, ये होता था। तो TJ अपॉन नीचे कौन सा T अर्थ का रखोगे वहाँ, स्क्वायर करोगे, इक्वल में रखोगे आप
आर आप क्या रखोगे जे अपॉन आपका आर ई को हाँ इसका क्यूब कर दोगे। अब इसको केवल सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो टी जे की जगह आप ऐसे इसको रखे रहने दो, आई की जगह आप 1 ईयर लिख दोगे को हाँ 1 ईयर होता है, इसको 1 ईयर लिखे रह दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है को हाँ। अब यहाँ पर जो आर जे उसकी वैल्यू दी हुई है आपको 5.2 है, और आर 5.2 आ रही है तो आर ई से आर ई कटेगा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5.2 है ना अपॉन नीचे 1 का क्यूब को वहाँ। अब इसको सॉल्व करना है, केवल वैल्यू आपकी आ जाएगी, जो आपका टी जे है उसका स्क्वायर कितना आएगा, ये चीज़ जो है इसको ऐसे रखे हैं दो, अभी स्क्वायर जो है लगाए रखे तो कोई दिक्कत नहीं 1 ईयर का वहाँ। इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आपकी आएगी 140.2 ऐसे कुछ करके, बिल्कुल आपकी ये वैल्यू जो है 140.2 करके आएगी को हाँ। अब यहाँ पर जो है जब इसे इसका क्यूब कर दिया ठीक है, अब ये जो टी जे स्क्वायर है इसका आप करोगे बिल्कुल को हाँ, डी जे स्क्वायर जो है आप इसका करोगे बिल्कुल हाँ। अब जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी, समझ रहे हो, इसको जब पूरा आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो है वैल्यू आएगी आराम से। तो इसका सॉल्व करना है सिंपल सा, कुछ भी नहीं, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। टी जे का स्क्वायर इक्वल टू आपका 140.2, ये 140.2 कैसा है समझ में आ रहा, 5 का देखो 5 का क्यूब 125 होता है। अब जब इसका 5.2 लगा होगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो ये रहेगी, समझ में आ रही बात को हाँ। अब इसके बाद जो ये समझ रहे हो ना, ये 1 ईयर है, ये 1 ईयर है कि नहीं, लेकिन ये स्क्वायर में है कि नहीं, बिल्कुल को हाँ स्क्वायर में। तो ये जो स्क्वायर में है, अगर यहाँ पर ये स्क्वायर लगा इसको लगे रहने दो, ये जो 1 ईयर का स्क्वायर है, बात अच्छे समझना है, जो 1 ईयर का स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 ईयर का स्क्वायर ही रखना, यानी कि 112 ईयर ऐसा नहीं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1 ईयर का पूरा स्क्वायर, ठीक है होगा। अब 1 ईयर में क्या होगा आपके 365 डेज होंगे को हाँ ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। 1 ईयर में कितने होंगे 365 डेज होंगे, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है। या फिर अब इसको समझना इसका आंसर कैसे आएगा, यहाँ 140.2 लिखा हुआ है ठीक है, यहाँ ये 1 ईयर लिखा हुआ है ठीक है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, इसको जो पूरा सॉल्व करोगे 1 ईयर का स्क्वायर करोगे तो 365 का स्क्वायर होगा, तो जितना भी आएगा उसको आप फिर 365 से डिवाइड करोगे, समझ रहे हो बात की नहीं। तो आपका जितना ये आ जाएगा वो आपका 365 का स्क्वायर करना, समझ रहे हो ना बात। फिर आपको क्या करना है ईयर के हिसाब से डिवाइड करना है, फिर जो इसकी वैल्यू आएगी, जो आपकी टीजे की वैल्यू आएगी, समझ में आ रही बात, जो फिर इसकी जो टीजे की वैल्यू आएगी। या फिर सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा जो तरीका देखो, 2 तरीके पहला बता दिया, किसी को ये करने का मन नहीं। दूसरा तरीका दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, तो ये पूरा अंडर रूट में हो जाएगा कहाँ हो जाएगा, ये 1 ईयर बाहर निकलेगा, 140 की कुछ वैल्यू आएगी, 140 का अगर आप अंडर रूट करोगे तो 11 पॉइंट करके कुछ समथिंग आएगा। अच्छा 144 किसका होता है, 12 का होता है, सबको याद है। तो 140 की कितनी हो सकती है 11.70 80 ऐसे ऑप्शन होंगे ठीक है। तो जो एग्जैक्ट आंसर है वो 11.86 है, लेकिन ये लॉजिक होता है सोचने का। 11 का आपका होता है 121 और ये आपका कितना होता है 144, तो इनके बीच में होगा कहीं, और हमेशा लास्ट में ज़्यादा होता है, ये लॉजिक लगाना। तो आपकी जो टीजे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 ईयर का केवल 1 ईयर बचेगा और 11.86 आपका क्या ईयर आ जाएगी। मतलब जुपिटर को जो है 11.86 यानी कि लगभग 12 साल लग जाते हैं ठीक है, कहीं ऑप्शन 12 भी हो सकता है ठीक है। ये जो होते हैं ना, जो हम लोग इजिप्शियन लेते हैं, ये ऑप्शंस देख के करना पड़ता है कि इजिप्शियन क्या लें। अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं तो आप छोटे मोटे इजिप्शियन ले सकते हो, मान सकते हो कि इसको ये मान ले, उसको वो मान ले, ऐसे 9.8 को 10 मान ले, अगर देखो ऑप्शन दूर दिए गए हैं तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है। और जो CBSE वगैरह बोर्ड वाले हैं वो इतना आंसर लिखेंगे तब भी ले लिया जाएगा, 12 लिखेंगे तब भी ले लिया जाएगा, बात समझ रहे हो। अगर आप 11 लिखोगे 11 पॉइंट कुछ मतलब 11 से 13 के बीच में ले लिया जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन ही में आती है, मतलब समझ आ रहा है कि नहीं, 11-12 के बीच में आपका आंसर ले लिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपसे कह रहे हैं अगला क्वेश्चन जो है कि स्टेट 2 इसेंशियल रिक्विसाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब रिक्विसाइट का मतलब ये होता है कि जो 2 सबसे मेन रीजन है, रिक्विसाइट माने जो 2 आपके 2 सबसे मेन रीजन है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के लिए जियो स्टेशनरी होने के लिए, समझ लो जियो स्टेशनरी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके लिए जो मेन 2 रीजन है वो हमें बता दिया जाए ठीक है। यहीं पर करते हैं 2 रीजन्स फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अच्छा पहला रीजन ये हो सकता है जियो, मतलब जो उसका ऑर्बिटल है वो जियो क्या आपका कैसा होना चाहिए, जियो अर्थ ऑर्बिटल, जियो ये नाम ही इसका आपका क्या होगा, ये आपका ग्रेविटेशनल अर्थ ऑर्बिटल, ये इसका शॉर्ट में नाम है ठीक है। लेकिन ये हो सकता है क्या, ये नहीं है, ये तो हमने बताया किसका ये होता है, ये इस ऑर्बिट में होगा तो काम चलेगा, समझ लो जियो अर्थ ऑर्बिटल। लेकिन ये नहीं होगा, इसका जो मेन चीज़ है वो आपका पॉइंट होगा पहला कि जो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है, जो इसका 1 रिवोल्यूशन का टाइम है वो कितना होना चाहिए, देखो 24 आवर्स यानी कि सेम एज अर्थ। ओ हाँ बिल्कुल ठीक। और दूसरा है
जो इसका सेंस ऑफ रोटेशन है, यानी कि जो वेस्ट से आपका ईस्ट होता है ना अर्थ का, तो जो सेंस ऑफ इसका रोटेशन है वो अर्थ की तरह हो। सेंस ऑफ रोटेशन जो है, सेंस ऑफ रोटेशन सेम एज आपका किससे होगा, सेंस ऑफ रोटेशन सेम एज, समझना अच्छे से, अर्थ रोटेशन, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, समझ गए सब लोग, मतलब ठीक समझ में आए ना। ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। अब इसके आगे आपसे क्या पूछा है, इसमें कहा है सो दैट एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्कुलिंग राउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट रेडियस ऑबेस केपलर सेकेंड लॉ, केपलर थर्ड लॉ, ये पूछा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है कि नहीं। अच्छा, इसके लिए जैसे आपसे जो पूछा है कि जो आपकी जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है ना, इसका आंसर लिखेंगे, जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है वो कौन सा आपका थर्ड लॉ फॉलो करती है कि नहीं, ये बात है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है वो क्या चीज़ हो सकती है, सबसे पहली बात जो है वो ये याद होनी चाहिए कि आपकी जो वेलोसिटी होती है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की वो क्या होती है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो वो आपकी होती है v=√gm/r। r जो है ये आपके सैटेलाइट से किसकी डिस्टेंस है, सैटेलाइट से आपकी अर्थ के सेंटर की, समझ रहे हो, यही तो होगी डिस्टेंस अर्थ से सरफेस ना, इतना। अब इसको सॉल्व करना है आपको, सिंपल था। अब ये निकालना है ना, ये निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जब भी आपकी जो है वैल्यू आएगी, मतलब किसकी वैल्यू आएगी, समझो अच्छे से, ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं, हाँ, यहीं से आपकी जो है वैल्यू आपकी आएगी। क्या हमसे पूछा है कि थर्ड लॉ फॉलो करता है, जिसको जिसको थर्ड लॉ पता है वो तो भाई बिल्कुल खुश। आपका कितना होता है ये r3, यही होता है ना, t का जो है स्क्वायर वो r³ के प्रोपोर्शनल होगा। तो भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 2πr/v को वहाँ, बस यही चीज़ आपको क्या, ये जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देनी है, आराम से आंसर आएगा। सॉल्व करेंगे हम लोग, 2πr/v की जगह √gm/ आपका कितना r आया को वहाँ, ठीक, समझ में आ रही बात कि नहीं, ठीक। अर्थ के लिए बात हो रही है, भी याद रखना, उसमें कह दिया पहले 2πr यहाँ आया, ठीक है। √ जो gm है, gm की जगह हम लोग कुछ लिख सकते हैं, अच्छे से देखना, वैसे लिखने की ज़रूरत है अभी कि नहीं, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, जब पढ़ती तो हम बताते। यहाँ ये gm ऐसे रहने दो। अब ये जो √ में r है, मतलब r⁻² को वहाँ ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रही कि नहीं बात, √ में r है, और देखो ये अपॉन में है तो माइनस नहीं होगा √ में, ये चीज़ तो ऊपर आनी है, इसको समझ लो ना। अगर यहाँ होता तो माइनस की पावर आती, ये उसके अपॉन के अपॉन में, यानी कि ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, इसकी पावर 1 तो है, इसकी 1/2 होगी, तो 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2, ठीक। तो ये आपका कितना हो गया, r⁻³ को हाँ। अब एक चीज़ गौर से देखना, 2 आपका एक कांस्टेंट नंबर है को हाँ, पाई जो है वो कैसा है, वो भी कांस्टेंट है। आपका जो gm है यानी कि GUGC, gm यानी UGC, और मास ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट है। तो ये सारा कांस्टेंट हुआ, और आपकी t की वैल्यू जो है ना, ये जो आपकी t की वैल्यू है वो आपकी आ गई r के प्रोपोर्शनल। t की वैल्यू जो है वो आपके किसके इक्वल, के कांस्टेंट r⁻³ को हाँ, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपका t² इक्वल आ जाएगा, है ना, और ये k कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल r⁻³ के, समझ रहे, ये 2 से 2 हटेगा और ये आपका आ जाएगा। ये चीज़ हमसे कहा था प्रूफ करो, तो लो प्रूफ हो गई, समझ में आया कि नहीं। बस आपको 2 चीज़ें याद होनी चाहिए थी कि थर्ड लॉ क्या, पहले तो यही याद हो, मेन चीज़ है। उसके बाद ये पता हो कि भाई आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी की आपकी क्या होती है वैल्यू, ठीक। अब इसके आगे क्या सवाल दिया है, अब आपसे कहा है कि एक 400 kg की सैटेलाइट है, सर्कुलर रेडियस, उसकी जो ऑर्बिटिंग रेडियस है वो है 2r, यानी कि उसकी डिस्टेंस है जो अर्थ से वो कितनी है, 2r है कहाँ, अर्थ के सेंटर से, ठीक है, अबाउट अर्थ के सरफेस से, अबाउट द अर्थ। कैलकुलेट, आपसे कहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड आपका क्या निकालना है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और आपकी कौन सी एनर्जी निकालनी, और आपकी एनर्जी निकालनी है हमको, टोटल, पोटेंशियल और काइनेटिक तीनों निकालनी। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहले तो जो सैटेलाइट उसका मास क्या दिया गया, सैटेलाइट का जो मास है वो आपको दिया है 400 kg को हाँ, कोई बात नहीं, 400 kg, इसी के ऊपर पूरा खेल होगा बिल्कुल। अब इसके बाद जो चीज़ें हैं अच्छे से देखना, 400 kg दिया हुआ है को हाँ। अब इसके बाद जो चीज़ें हमको देखना है, काइनेटिक, समझना अच्छे से ना, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, काइनेटिक एनर्जी, आपका पोटेंशियल एनर्जी, और हमें क्या निकालना है आपका टोटल एनर्जी। कहो कोई बात नहीं, ठीक है। मास ये दिया गया है, आपके जो अर्थ का मास है वो कितना होगा, m, अर्थ का मास m से डिनोट करेंगे, ठीक है, इसका छोटे m से, वो आपका आ जाएगा 60, आपका होता है 6
इंटू 10 की पावर 24, हाँ यही होता है। रेडियस जो अर्थ की है वो कितनी होती है, सबको पता है कि नहीं? रेडियस होती है हमारी 6400। भाई ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, जिसको नहीं याद है अभी तक अब याद कर ले। किलोमीटर, इसको आप लिख सकते हो 64, याद है ना, 64 इंटू आपकी 10 की पावर, ये लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल। और इसको अच्छे से लिखना तो आप इसको ऐसे लिखो 6.4 इंटू 10 की पावर 6, लिख सकते हो कि नहीं? किसी को उसमें डाउट है? कोई नहीं। मीटर में, भाई किलोमीटर है, मीटर में चेंज कर लिया, इस तरह चीज़ हुई, ठीक है। देखो हमको देखना है ना फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, अब बहुत लोग को लग रहा होगा ये क्यों लिख रहे हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Gm/r, R/2r होता है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो वही चीज़ें थी, हमने ये लिखा। अब U की वैल्यू, G की वैल्यू क्या होती है? G की होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब भाई साहब सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकाली जाए, चलो यही वाला फॉर्मूला लगाओ, Gm/2r का, कोई बात नहीं। अब एक चीज़ देखना, अच्छे समझना, जो है वो 2r है, अर्थ के रेडियस से डबल है, समझ में आ रही बात की नहीं? तो यहाँ जो r है, यहाँ पर जो r है इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका जस्ट डबल, यानी कि r की वैल्यू जो है वो 12.8 इंटू 10 की पावर 6 होगी। इसमें गलती ना करना कोई ये रख के आ जाए, ठीक है। सॉल्व करो, इसमें वैल्यू डालो 6.67 इंटू 10 की पावर आपकी कितनी आएगी? सब लोग अच्छे से देखना, 6.67 इंटू 10 की पावर आपकी -11, ठीक। मास आपका कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 24 को, हाँ बिल्कुल। और इसके बाद आपका क्या, अपॉन में रखो, अपॉन में इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू 12 की पावर कितनी आ गई? 12.8 इंटू 10 की पावर 6 को, हाँ बिल्कुल आ गई, हाँ। अब इसके बाद देखो कोई चीज़ बची, मास इसका भी तो रखना है, तो ये आपका हो गया 4 इंटू 10 की पावर 400 kg ना, तो उसको ऐसे 400 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मास तो kg में ही होगा, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, kg ऐसा ही यूनिट है, बिल्कुल। तो अब इसको सिंपल सा आपको सॉल्व करना है और इसमें कुछ भी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो लगभग आएगी आपकी वो 6.2 आएगी, 6.25 आएगी, ठीक। इसको जब सॉल्व करोगे आप, ऐसा मान लो ये 6 है, 6 आपका 36 होगा। देखो कैसे अप्रॉक्स में सॉल्व करना है, 6 आपका 36 होगा, 36 का आपका जो डबल है 144 होगा। और नीचे कितना आ रहा है? नीचे आपका आ रहा है कितना? 1224। ये 144 और 1224 का लगभग ही आएगा, समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है। अब आप थोड़ा पावर में देख लोगे कि 10 की पावर -11 है, हाँ ये 10 की पावर 24 है, ठीक है, ये 10 की पावर 24 है, तो इसमें कितना बचेगा? यहाँ से आपका 11 जाएगा, बचेगा कितना आपका? ये 13 बचेगा। 13 में आपकी 2 जुड़ेगी, कितनी आ जाएगी पावर? 13 में 2 जुड़ेगा, पावर आ जाएगी आपकी 15। और 15 में ये जो अपॉन में पावर है कितनी? 15 से जो ये अपॉन पावर हटेगी तो आपका 625 इंटू 10 की पावर 9। और ये किस में आएगी? देखना, ये एनर्जी है तो आपकी किस में आएगी? जूल में, ठीक। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आएगी आप लोगों को, अगर इसकी वैल्यू ये इतनी आई है, अगर इसकी वैल्यू ये इतनी आई, समझ में आ रही बात की नहीं? अच्छे समझना, तभी सब चीज़ पूरा अच्छे समझ में आएगी। अगर ये इसकी वैल्यू इतनी आ रही है तो आपका जो टोटल एनर्जी है, जो आपकी टोटल एनर्जी, बात समझना अच्छे से, जो टोटल एनर्जी वो बस माइनस लगा के आ जाएगी। कहा था ना माइनस के इक्वल होती, तो ये माइनस लगा के आ जाएगी। और टोटल एनर्जी का माइनस में दुगुना कौन होता है आपका? कौन सी एनर्जी होती है? सबको पता होगा। देखो यही चीज़ पूछी थी ना आपसे पूछा था, हाँ यही चीज़, बिल्कुल यही चीज़ पूछी, ठीक है। यहाँ पर आपका ये 9 है, तो टोटल एनर्जी जो होगा वो माइनस का 12 पॉइंट। अच्छा बात समझ में आ रही कि नहीं? टोटल एनर्जी बिल्कुल नहीं, टोटल एनर्जी तो ये चीज़ हो चुकी है, टोटल एनर्जी ये चीज़ हो चुकी है, ठीक। टोटल एनर्जी पूछा था, ठीक है, ये ऊपर लिखा तो है काइनेटिक पोटेंशियल, ये लिख लिया था, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये इतनी आ गई, हम सबने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, बस यहाँ से एक 2 हट जाता है, यानी कि वैल्यू डबल, यानी कि 12 पॉइंट, अब इसका डबल कितना होगा? 12.5, और ये माइनस में होती है पोटेंशियल एनर्जी, इंटू 10 की पावर 9 जूल। देखो अच्छा ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? देखो अप्रॉक्सीमेशन करना है, अगर कहीं ऑप्शन दिए होंगे तो देखो हमने सॉल्व नहीं किया, लेकिन आंसर आपके सामने निकाला है, अपने आप से धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके ये 6 के आसपास पहुँचे और देखो पावर के आसपास भी पहुँच गए। और यही देखो कहीं हमने एक पेन से सॉल्व नहीं किया, यहाँ पर क्या सॉल्व किया? कुछ सॉल्व किया, लेकिन आंसर निकाल दिया अपने दिमाग से। समझ में आई बात कि नहीं? कहो हाँ बिल्कुल। अब इतना जल्दी से नोट करो क्योंकि फिर रफ करके आगे कराएंगे, ठीक है, रफ करने में टाइम ना जाए। अब देखो कुछ थ्योरेटिकल प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है जिनको आपको समझ लो यस और नो करके जवाब देना है, लेकिन कॉन्सेप्ट उनका भी सीखना है। ऐसे एक क्वेश्चन हमसे कहा है, क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक, मान लो कोई आपका चार्ज उसको हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में रखा, तो उसके अंदर क्या होता है? चार्ज आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट वगैरह करने लगता है। तो कह रहे मान लो कोई बॉडी है और उसमें क्या किया हमने? उसको एक हॉलो स्फीयर में लग दिया,
तो हॉलो कंडक्टर में रख दिया, तो उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगी घटेगी, तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। क्यों? अब मान लो कोई बॉडी यहाँ पर रखी, उसको थोड़ा सा यहाँ रख दिया, तो उसमें किसी कंडक्टर में रख दिया तो बढ़ेंगी, ये ग्रेविटेशनल के साथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल जो है वो यू जो आपका है वो जी से परफॉर्म करता है अपने आप को। जी से परफॉर्म का मतलब समझे, वो यूजीसी के ऊपर यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अब ये के क्या होता है, के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब ये क्या होता है, इसको पानी में डाल देते हो आप, अगर मान लो चार्ज को पानी में डाल दिया तो इसको वैल्यू घट जाती है, इसको आपने हवा में डाल दिया तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अलग अलग चीज़ें। लेकिन जी के साथ ऐसा नहीं है, जी आप चाहे पाताल में चले जाओ चाहे आसमान में कहीं भी जाओ, जी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। आप किसी प्लैनेट में चले जाओ, जुपिटर में जाओ, सैटर्न में जाओ, इवन सन के आप क्या कहते हैं सेंटर में चले जाओ, जी कभी नहीं चेंज होगा। मतलब समझ रहे हो, जी की वैल्यू नहीं चेंज होगी। उस हिसाब से अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो मीडियम में इफेक्ट नहीं करता। अगर जहाँ पर जितना है वहाँ चार्ज लाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना आप समझे नहीं रहना। बस ये पहला क्वेश्चन था। तो इसमें पूछा जाए कि कोई फर्क पड़ेगा, जैसे आपसे पूछा है कैन यू शील्ड अ बॉडी फ्रॉम ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, मतलब आप यहाँ पर खड़े हो, आपके चारों तरफ हमने क्या किया, एक एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी। अब आप कह रहे हो अरे तो बगल वाले की फोर्स नहीं लग रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। चार्ज में ऐसा जरूर होगा, मान लो एल्यूमिनियम फॉइल से आपने पैक कर दिया तो शरीर के अंदर स्टैटिक चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। जब क्या कहते हैं एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, जब वो नीचे आते हैं तो उनको भी पानी वानी उनमें डाला जाता है, क्योंकि उनमें स्टैटिक चार्ज बहुत ज़्यादा आ जाता है। स्टैटिक चार्ज वगैरह क्या है, ये सब हम लोग 12th में अभी अच्छे से पढ़ेंगे। आप कह रहे हैं एक एस्ट्रोनॉट है वो स्मॉल स्पेसशिप के अंदर, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, समझ लो हमारा 1v1 डिस्कशन होगा। तो एक एस्ट्रोनॉट है जो आपका स्पेसशिप के अंदर है, बिल्कुल ये मतलब आपको थ्योरी उसमें लिखनी भी है। तो वो जो स्पेसशिप है वो बहुत छोटी है, तो कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी, जो स्पेसशिप है उसको ग्रेविटी ज़्यादा जो है अर्थ की चेंज होने में महसूस नहीं होगी। समझना बात, क्योंकि वो छोटा है तो उसको अर्थ की ग्रेविटी चेंज होते हुए नहीं देखेगी। लेकिन कहने अगर हम ये बड़ी कर दें, जो हमारी स्पेसशिप है वो बड़ी कर दें, यानी कि स्पेसशिप का कुछ मास ऐसा हो जाए जो अर्थ से इन्फ्लुएंस में आए, मतलब समझ लो ये नहीं 100 किलो 200 किलो 1000 टन भी नहीं, बहुत ज़्यादा मास हो, समझ लो कि अर्थ से कंपेयर कर पाए। क्योंकि अर्थ का जो मास है वो होता है आपका कितना, 6 × 10⁻24 अभी लिखा हम लोगों ने kg, अभी एक क्वेश्चन में किया था। तो इसके कुछ बराबर का मास है, आप समझ रहे हो ना, तब जाके कहीं कुछ इन्फ्लुएंस होगा। तो उस हिसाब से बात हो रही, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, इतना होना तो मतलब एक अर्थ ला के खड़ी कर देना, ऐसा भी नहीं है। मतलब ऐसा हो कि इसके कंपेयर में वो मास 0 ना हो जाए, कुछ 1 पॉइंट ही दिख जाए, 1 2 3 ऐसे, ये मतलब कहने का केवल। अब इसके बाद आपसे जो पूछा है तो इसमें लिखेगा यस, अगर आप बड़ा कर दोगे इस चीज़ को तब आपका सिस्टम हो पाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन क्या कहा है आपसे, भाई देखो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कहना है कि जो आपकी जो मून है, जो आपका जो मून है उसका जो है उसकी ग्रेविटी जो अर्थ को इफेक्ट करती है लेकिन सन की नहीं करती, ऐसा ही कुछ है। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ़ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ड्यू टू सन दैट ड्यू टू द मून यू वुड फाइंड दैट सन पुल्स इज ग्रेटर देन द मून पुल्स, है ना। आप ये देखो सन का जो पुल है इज ग्रेटर देन मून पुल, ऐसा होता है, मतलब क्योंकि भाई सन की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाउ मतलब फिर भी आपको सबको पता है भाई सन जो है वो 1 लाख टाइम्स अर्थ से बड़ा है, मून की तो कुछ औकात ही नहीं है सर के सामने ना, सन के सामने उसकी कुछ औकात नहीं, जो अगर आप मास वाइज देखो या ग्रेविटी फोर्स वाइज देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स वाइज। लेकिन फिर भी हाउ लिखा, फिर भी क्या होता है जो टाइडल इफेक्ट होता है मून का वो ग्रेटर होता है टाइडल इफेक्ट ऑफ सन के, ये चीज़ आ गई। अब देखो समझना अच्छे से बात, पहले जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सन ही की जाता है, लेकिन जब टाइडल इफेक्ट आ जाता है तो समझो क्या बात होती है, अच्छे से समझना। जो आपकी फोर्स है वो 1/इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के साथ। लेकिन जो टाइडल फोर्स है, टाइडल फोर्स वो 1/r³ है, ये चीज़ हुई। अभी भी नहीं समझ में आया होगा, आप सोचोगे ठीक है ये है, इससे क्या फ़र्क पड़ता। अब एक बात समझना, जो हमारा सन है वो 3,84,000 है ना, 3,84,000 किलोमीटर दूर है, और जो अपना सन है वो तो बहुत ही दूर है, वो 1 मिलियन टाइम्स मतलब किलोमीटर में ऐसे करके दूर है। तो कितना अंतर है दोनों में। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो डिस्टेंस इतना मैटर नहीं करता, अर्थ जो सन है वही अर्थ को अच्छे से खींचे हुए है, और दोनों के बीच में लैग्रांज पॉइंट बना हुआ है। लेकिन अगर आप टाइडल फोर्स देखोगे तो 1/r³ है, यहाँ पर क्या हुआ, इन्वर्स जो है स्क्वायर नहीं है, इन्वर्स क्यूब हो गया है। मतलब अब यहाँ पर अगर आप 3 टाइम्स कम करोगे तो वैल्यू 9 टाइम्स कम होगी। 3 का 9 तो होगा, देखो 3 का क्यूब, अच्छे से देखो 3 का 9 टाइम्स नहीं होगा, अच्छे से देखो 3 का 27 टाइम्स होगा, और वहाँ पर 3 का 9 टाइम्स होता, समझ लो। तो यहाँ पर जो है टाइडल फोर्स में चेंज हो जाता है, क्योंकि भाई सन बहुत दूर है और अपना मून बहुत पास है, इसलिए जो हमारा ज्वार भाटा वगैरह आते हैं जिसको कहते हैं टाइडल, है ना, वो हमारे सन की वजह से होते हैं, ना कि मून की वजह से होते हैं, ना कि सन की वजह से होते हैं। बिल्कुल, ये भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अब देखो बढ़िया सा क्वेश्चन आया, कह रहे हैं जो एस्केप स्पीड होती है ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अर्थ वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। 4 चीज़ें दी हुई हैं, अच्छे से देखते हैं।
अब स्केप स्पीड जो होती है उसी को स्केप वेलोसिटी कहते हैं, सभी को पता होगा, जो हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल ही पता होगा। अब एक चीज़ देखो, जिसको फॉर्मूला पता है स्केप वेलोसिटी का वो तो आराम से बताएगा। फॉर्मूला होता है 2gr, कहो सब लोग हाँ, इसको एकदम मन मंदिर में बसा लेना अपने, कहो हाँ बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन पूछा है, जो आपका स्केप वेलोसिटी वो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करती है, मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर, है ना, या फिर कोई बॉडी है ना, नेचुरली कुछ भी ले लो। तो यहाँ पर देखो कहीं मास है फॉर्मूले में, देख रहे हो, कह रहे हो बिल्कुल मास का तो कहीं नामो निशान नहीं। तो पहली चीज़ जो है मास के ऊपर डिपेंड करती है, लिखो यहाँ पर, लिखोगे मास के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करती, ठीक। अब दूसरा क्या कहा है, लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज़ प्रोजेक्टेड। दूसरा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जहाँ लोकेशन से हो सकता है क्या, कि मतलब सन अर्थ की कौन सी लोकेशन से किया गया। अच्छा, लोकेशन का मतलब है कि कुछ एंगल दिया हो यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ एंगल जैसी चीज़ है, कहोगे बिल्कुल नहीं। तो लोकेशन से भी हमें कोई मतलब नहीं, लोकेशन जो आपका जो है उसमें भी आप क्रॉस लगाओ, ठीक। अब इसके बाद कहा है आपसे तीसरा पॉइंट, देखते हैं क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। लोकेशन मतलब अर्थ में कहाँ से है, तो लोकेशन से तो कोई मतलब नहीं। अब डायरेक्शन से देखो भाई, डायरेक्शन से कोई मतलब है क्या, यहाँ पर देखो अच्छे से, कहीं कुछ एंगल दिया हुआ है तो डायरेक्शन वगैरह से भी कोई मतलब नहीं, कट्टम लगाओ या फिर कहो क्रॉस लगाओ, डायरेक्शन में भी हमारा कुछ नहीं, कहो ठीक। देखो हम फॉर्मूले के बेस को ऊपर कर रहे हैं। अब लास्ट जो है आपसे कह रहा है द हाइट ऑफ लोकेशन फ्रॉम वेयर बॉडी इज लॉन्च्ड। हाइट से, हाइट जो है उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, देखो इन तीनों से फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इसकी रेडियस r से ये थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो हाँ यहाँ पर रेडियस दी हुई है, तो बहुत लोग को यहाँ से लगता है कि हाँ ये जो r है इसकी वजह से हो सकता है, लेकिन समझना आप, एक होता है पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कहो बिल्कुल हाँ। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का थोड़ा रोल होता है स्केप वेलोसिटी में, समझ रहे हो, इसलिए यहाँ से ऐसा होता है कि आपका ये हाइट के ऊपर स्लाइटली डिपेंड कर जाता है, स्लाइटली डिपेंडेंस, कहो बिल्कुल कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आगे आपको क्या दिया गया है, कहने अ कॉमेट ऑर्बिट द सन इन अ हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, डज द कॉमेट हैव अ कांस्टेंट लीनियर स्पीड। पहला पूछा है, एक कोई कॉमेट है, कॉमेट आप सब जानते हो उल्का पिंड वगैरह समझ लो, देखो अलग अलग नाम होते हैं, एस्ट्रॉइड अलग होता है जब वो धरती में आने लगता है, कॉमेट होता है जो सन का चक्कर लगाता है उसको कॉमेट कहते हैं, ठीक है। इनमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे डीप में, क्योंकि एकेडमिक में इससे सवाल आते नहीं, ये सब तो कॉम्पिटिशन की चीज़ें हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग लूसेंट को पढ़ाते हैं, तो कोई अगर साथ में कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है तो उसमें आ सकता है, उसमें इन सब चीज़ों के जवाब मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब आपसे पूछा है कि जो कॉमेट घूम रहा है सन के अराउंड, उसकी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, याद रखना, तो उसकी लीनियर स्पीड होगी, लीनियर तो कभी भी नहीं हो सकती उसकी लीनियर स्पीड कभी भी नहीं हो सकती, उसकी होगी आपकी हमेशा कैसी, नो उसमें लगाना। अगर आपसे कहें लीनियर स्पीड तो बिल्कुल नहीं होगी, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों, लीनियर स्पीड क्यों नहीं रहती, देखो ये है मान लो सन बीचों बीच में और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तो सन एक फोकस में होगा, बीचों बीच में कहाँ हो सकता, तो सन एक फोकस में ऐसे यहाँ होगा, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे घूम रहा। तो इसमें होता क्या है, ये जो लीनियर स्पीड बिल्कुल नहीं रहती, एक तो वे सर्कल में लगाती स्पीड जो होती है इनकी क्या होती है, एक राउंड होती है, और दूसरी बात जब ये सन के बिल्कुल पास होती है तो स्पीड ज़्यादा होती है, और सन के एकदम दूर होगा कॉमेट तो स्पीड कम होगी। तो पहला जो आंसर इसका ये तो बिल्कुल आपका नो हो गया। दूसरा आपसे क्या पूछा है, जो एंगुलर स्पीड है, क्या पूछा था इसमें, डज द कॉमेट हैव अ कांस्टेंट लीनियर स्पीड, बिल्कुल नहीं। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी कि नहीं, आप यहाँ से देखो, यहाँ से आप फॉर्मूला जब देखोगे, यही आपसे पूछा है ना, हाँ। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखो आपका क्या रहेगा, एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला रहेगा आपका, ये यहाँ पर ये चीज़ कैसे लिखी, कोई बताएगा, बताओ ये चीज़ कैसे लिखी, m⍵²r, है ना। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो सब लोग जानते हो एंगुलर जो स्पीड है वो कहाँ से आती है, एंगुलर आपका मोमेंटम होगा तभी एंगुलर स्पीड होगी, बिल्कुल। तो ये चीज़ कहाँ से आई, mvr, v की वैल्यू होती है r ओमेगा, होती कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ से आ सकता है ω²r, बिल्कुल समझ में आ रही की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे जो पूछा है चीज़ कि आपका जो इसमें क्या एंगुलर स्पीड जो है वो आपकी होगी कि नहीं होगी, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो तो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो आपकी एंगुलर स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होगी। एंगुलर मोमेंटम अलग चीज़ है, वो कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन समझ रहे हो ना बात, एंगुलर मोमेंटम क्यों कांस्टेंट होता है, अगर किसी को डाउट है एंगुलर मोमेंटम क्यों कांस्टेंट होता है, उसका डाउट है किसी के पास, तो उसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि भाई उसमें जो होता है टॉर्क जीरो, और जहाँ टॉर्क जीरो वहाँ एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट होता है, लेकिन आपकी स्पीड जो है वो नहीं होती कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है। समझ में आ रही बात कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कुछ चीज़ें।
अब देखो जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे थे उसके 3 पार्ट और बन सकते हैं ना, दूसरे क्वेश्चन में 2 ही थे, 3 और बन सकते हैं। जैसे पहला तो जो एंगुलर मोमेंटम मैंने पहले बता दिया था कि वो क्या होगा आपका कांस्टेंट, 3 और बन सकते हैं। जैसे आपका काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी या फिर वो नहीं होगी कांस्टेंट, तो क्या होगा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv² होता है कि नहीं, हाफ mv² यानी कि v में डिपेंड कर रही। जब पहले v नहीं कांस्टेंट हो तो आपका लीनियर स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, जब वो कांस्टेंट नहीं है तो आपका उससे बनी हुई काइनेटिक एनर्जी वो कभी कांस्टेंट नहीं होगी। सेम एज आपका जो वो है पोटेंशियल एनर्जी, वो कांस्टेंट एनर्जी का क्या होता है, जो आपका वो काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या होता है, जस्ट उल्टा समझ लो, आप दोनों साथ में रहती हैं तब जाके मैकेनिकल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी बनती है। तो अगर वो नहीं कांस्टेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसे कांस्टेंट रहेगी। और लास्ट में आता है टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं, तो वो हमेशा कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई टोटल एनर्जी का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चाहे आप जितनी एनर्जी खर्च करो जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। अब देखो हमने कल लगभग 1 घंटा तक हो चुका है हमारा लेक्चर, लेकिन अब जो यहाँ तक रुका है उनके लिए कुछ बोनस की चीज़ें हैं, वो जो यहाँ तक रुका है वो जानेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, जल्दी से 5 से 10 मिनट में आपके जितने अभी तक फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले आपका जो आता है फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है, हमने सोचा था इसका अलग करें लेकिन यहीं से आप समझ सकते हो, Gm1m/r², ये मास ऑफ अर्थ है अगर अर्थ के लिए, ये आपका मास ऑफ बॉडी है, ये आपको याद रखना है। ये किसका फॉर्मूला है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स का, बिल्कुल। इसके बाद आपका जो आता है फील्ड का फॉर्मूला, सबको याद होगा, तो फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे सब लोग, F आपका क्या है वो सबको याद होगा, क्या होता है आपका फील्ड का फॉर्मूला, याद रखना F=me, ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है। क्या होता है फॉर्मूला, F=me, ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ से जो एक फॉर्मूला आता है ई का देखना, इसकी वैल्यू रखो Gm/r², सब लोग कहेंगे बिल्कुल, है ना। और ये m जो है नीचे जाएगा, e जो है उसका फॉर्मूला आपका आ गया, ये कटा, है ना, आपकी वैल्यू आ गई e की, E=Gm/r², बिल्कुल। अब बहुत बार इसको निगेटिव लिखोगे आप, बहुत बार नहीं लिखोगे, इसको हम बता चुके हैं। ये निगेटिव कब रखते हैं, ये जो होता है ये टूवर्ड्स होती है और जो उसकी डिस्टेंस होती है वो आपकी अवे होती है, तो ये दिखाने के लिए केवल हम लोग माइनस लगाते हैं। अच्छा अभी तक ई का नाम बताया कि नहीं, ई होती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हमने थ्योरी लेक्चर में बहुत बार ग्रेविटेशनल फील्ड बोला है। अब ये जो ई होती है इसका बोनस आप एक चीज़ समझो, ये जो ई होता है यही अर्थ के लिए जी होता है, और इसका फॉर्मूला होता है जी का Gm/r², ठीक है। कनेक्शन डॉट आपको जोड़ते हुए जाना है। अब ये जो जी है इसमें क्या हुआ, देखो ये आर की जगह, ये आर तो है, ये तो डिफरेंट वैल्यू है, ये आर आपका ये कांस्टेंट नहीं, लेकिन ये आर है रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि कांस्टेंट चीज़ है। तो ये जो चीज़ है इन सबको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आती है जी की 9.8 मीटर/सेकंड²। अब यहाँ से फिर एक चीज़ देखो, ये जो आपका ये है 9.8 मीटर/सेकंड², इससे आपको देखने में लग रहा है जो जी है इसका कुछ नाम होगा, तो इसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये जो यूनिट है ये एक्सेलरेशन की है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि जो आपका देखो हम भले फॉर्मूले बता रहे हैं लेकिन फॉर्मूला समझाते भी जा रहे हैं। तो आपका जो F=me जो है, यहाँ से आपको जो E आया वो आप समझ रहे हो, ये क्या है आपका फील्ड जो है वही आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती है, इसको भी देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Gp, ये क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आप ऐसे याद रखोगे, E, अच्छे से इसको याद रखना तभी आएगा, आपका होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है V=E.r, ये होता है सिंपल सा, ठीक है, E.r होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो, E की वैल्यू सबको पता है कहो, हाँ, तो V से आएगा Gm/r² × r, ठीक है। ये अब ये मल्टीप्लाई में इसको जाए ऐसा रखो, कोई दिक्कत नहीं, डॉट में r से एक 8 करेगा और V की वैल्यू जो आएगी वो Gm/r आएगी, ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है ना। इसमें माइनस आपको नहीं लगाना है, इसमें माइनस नहीं लगाना है, ठीक है ना। या फिर आप माइनस लगा भी सकते हो, माइनस लगाओगे उसकी रीजन हम आगे बताएंगे, वैसे अभी नहीं लगाना है, ठीक है भाई, कंडीशंस वाइज चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर देखो ये V=Gm/r आया, बिल्कुल। इनका रिलेशन हमें बताया, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको E.dr करके भी लिखते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर स्मॉल डिस्टेंस और E.dr लिखोगे, ये चीज़ इतनी आई समझ में कि नहीं, बिल्कुल। जो यहाँ तक लिखा रुका है उसको लगभग सारे फॉर्मूले पता चलेंगे। अब ये वाला फॉर्मूला हुआ, बिल्कुल। यहाँ से एक चीज़ फोकस करना, ये जो E है आपका और जो हमारी ये फोर्स है इनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जो हमारा V है पोटेंशियल इसको क्या कहते हैं, ये आपकी स्केलर है। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर को, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं, हाँ।
अब इसके बाद जो ये स्केलर समझ में आए, कुछ फॉर्मूले रह जा सकते हैं, उसके लिए आप पूरा हमारा थ्योरी लेक्चर देखोगे, ठीक है। ये स्केलर होती है, यहाँ से आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बाद जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला तो अभी हम लोग कितनी बार लिख चुके हैं, लेकिन रिवीजन के लिए माइनस का Gm अपॉन r। ऐसे काइनेटिक के लिए लिखेंगे फॉर्मूला इसी में, माइनस का G, माइनस नहीं भैया, काइनेटिक कभी माइनस नहीं होती, और ये माइनस क्यों होती है हम लोग बात कर चुके हैं, बाइंडिंग एनर्जी है, अपॉन 2r। और टोटल एनर्जी जो होती है इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आती है माइनस का Gm अपॉन 2r। इनको कैसे लिखा जाता है, अगर आप इसको x मान लो तो ये इक्वल हो गया माइनस के x/2 के, ठीक है, x, इसके लिए x इक्वल टू माइनस का x/2। ये इनके बीच में रिलेशन होता है अगर इसको x मान लो। समझ में आ रही बात कि नहीं, ठीक है। अब देखो अभी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे आपका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gr, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला √gr। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, v इक्वल टू, नोट करते जाना है, √2 ठीक है। इनका डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है आपका, सिंपल सा होता है v माइनस vo आपको लिखना है, तो क्या होगा इसमें आप gr कॉमन लोगे, gr अंडर रूट का कॉमन ले लिया, अंदर आया आपका √2, ये अंडर रूट में था कि नहीं, इसको कॉमन लोगे आप √gr को, तो यहाँ पर √2 - 1, ये हुआ कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो एक होमवर्क भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। होमवर्क ये है कि आपको जो आपका डिफरेंस है, हमने लिखा है बाकायदा, लेकिन आपको 2 बताने, आपको ये उसमें लिख के अच्छे से बताना है, ठीक है, कमेंट में। आप अगर हाइट में जाते हो तो आपकी वैल्यू क्या होती है जी की चेंज, और अगर आप डेप्थ में जाते हो तो क्या होती है, ये आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल। अब इसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला लिख लें, v माइनस vo इक्वल टू gr हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप एक चीज़ बताइए, ये अगर मान लो 2 हैं, हाँ, अगर मान लो हमने वेलोसिटी उसको दूर फेंका, क्या कहते हैं, अगर किसी भी उससे दूर फेंका क्या कहते हैं, अगर मान लो हमने एस्केप वेलोसिटी से जाना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी आप याद रखना, 11.2 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, याद रखना। और ऑर्बिटल की जो होती है इसकी वैल्यू याद रखना होती है 7.9 मीटर पर सेकंड। मीटर नहीं, किलोमीटर, मीटर तो कुछ भी नहीं है, किलोमीटर पर सेकंड। तो आज का लेक्चर कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में ज़रूर बताओगे, ठीक है, कैसा लेक्चर लगा ये आपको कमेंट में बताना है। और क्या पढ़ाई करते रहना है, आपको यही लेक्चर सबको शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और हमने क्या 9th की भी सीरीज चालू की, तो आपके जो छोटे भाई बहन हो उनको ज़रूर भेजना, 9th और 10th के लेक्चर्स भी हम डालने लगे। और कोई भी अगर आप में से जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो या फिर कोई का कोई जानने वाला कर रहा हो, तो वो हमारे एग्जाम लीजेंड्स चैनल पर लूसेंट की सीरीज चल रही है साइंस की, उसे देखने आ सकता है। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, जय हिंद।